नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। इस समय जो सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है वो है जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है एससी एसटी आरक्षण को लेकर कि उसका वर्गीकरण होना चाहिए या कहिए कि कोटे में कोटा होना चाहिए, ताकि वो जातियां जो कि अभी तक इस रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकी हैं उनको भी लाभ मिल सके। एससी कैटेगरी में भी ऐसी कई जातियां हैं और एसटी में भी ऐसी कई जातियां हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो मेहमान हैं, एक विक्रम कुमार वागड़े जी हैं और यूएस राणा जी हैं। तो इनसे चर्चा करते हैं। विक्रम जी एससी समाज से आते हैं और राणा जी जनरल कैटेगरी से हैं। तो दो अलग अलग व्यू हैं और मतलब कैटेगरीज हैं, तो देखते हैं उनका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और राणा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। तो मैं विक्रम जी से ही पहले ये प्रश्न पूछूंगा कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है कि कोटे के अंदर भी कोटा होना चाहिए, कोटा विद इन कोटा, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। देखिए, पहले तो हमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको समझना पड़ेगा कि ये जजमेंट आखिर आया क्यों। 2004 में भी इसी तरीके का मामला कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में। तब जो जज थे उन्होंने कहा था कि कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया जा सकता क्योंकि जो आरक्षण दिया जाता है वो छुआछूत के आधार पर दिया जाता है। और ये आज से 20 साल पहले का जजमेंट था, 2004 का। लेकिन उस समय एसटी में जातियां कितनी थी ये किसी को पता नहीं है, उस समय एसटी में जातियां कितनी थी ये पता नहीं। लेकिन आज 20 साल बाद जब हम उसी फैसले को दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। तो इसलिए 2024 की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने ये फैसला लिया है कि अभी भी एससी के और एसटी के कैटेगरी में ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो अभी तक बैकवर्ड है, जिनको अभी तक रिजर्वेशन का जो फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा न के बराबर मिला है। तो इसलिए जो एससी को रिजर्वेशन मिलता है, जो एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, उसमें भी एक कोटा बनना चाहिए ऐसी जातियों का जिनको आरक्षण का अभी तक फायदा नहीं मिला है, जो अभी तक पिछले स्तर पे है। तो जो अति दलित है, जो अति आदिवासी है, उनका इस एससी कोटे में जब रिजर्वेशन लागू होगा तो उनको फायदा मिलेगा। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में अभी कैसे आया? तो एक पंजाब राज्य का मामला था जिसमें मजहबी सिखों और वाल्मीकि समाज को पंजाब राज्य ने आरक्षण दिया था, एससी कैटेगरी के अंदर कोटा बना के उनको अलग से आरक्षण दिया था। तो इस चीज का उस समय भी विरोध हुआ था। ये मामला हाई कोर्ट गया पंजाब की, वहां से इसको निरस्त कर दिया, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में इसकी फाइनल हियरिंग हो गई जुलाई में। लेकिन उसको जो डिसीजन था वो 1 अगस्त 2024 को दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस चीज के लिए बाध्य नहीं है, अगर वो चाहे तो कोटे के अंदर कोटा देकर जो अति दलित अति आदिवासी है उनको आरक्षण का फायदा भिजवा सकती है, उनको आरक्षण का फायदा दे सकती है। अब इसमें न तो किसी ब्राह्मण का फायदा है, न इसमें किसी राजपूत का फायदा है, न किसी स्वर्ण का फायदा है। इसमें फायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनका होगा, जो भिल समाज के एक्चुअली लोग हैं उनका होगा। अब देखिए, वाल्मीकि समाज आज दिन तक नौकरी में नहीं आया, इनको सिर्फ पोस्टर बॉयज बना के रखा है। आप आरक्षण की मांग करेंगे तब वाल्मीकि समाज के लोगों का फोटो दिखा देंगे सफाई कर्मचारी करते हुए कि वो नाले साफ कर रहे हैं, वो कूड़े साफ कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में आरक्षण कौन ले रहा है? जो जाटव समाज है, जो मेघवाल समाज है। अब इनसे जब पूछो कि आप क्या आप आरक्षण ले रहे हो, तो ये कहते हैं हमारी संख्या ज्यादा है। हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी संख्या ज्यादा है, आप 12 करोड़ हो इस देश में, चलो हमने मान लिया। लेकिन उन 12 करोड़ में से भी ये देखिए कि किसको आरक्षण का फायदा मिल रहा है। जो आज भी चमार समाज के लोग, मेघवाल समाज के लोग, जाटव समाज के लोग मजदूरी कर रहे हैं, उनके बेटे भी आज मजदूरी कर रहे हैं। वो परिवार से परिवार देख लीजिए आप, एक को भी नौकरी नहीं मिली। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, बाप टीचर है, बेटा भी टीचर बन गया, कोई आईएएस अधिकारी है, बेटा भी एक अच्छा अधिकारी बन गया। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, आरक्षण को ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी रखने का एक ये नहीं है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी रखेंगे आरक्षण, सिर्फ कुछ समय के। जी, लेकिन उनका कहना है कि आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व का मामला है। तो ये सभी लोगों के लिए होना चाहिए। एक बार अगर कोई सामाजिक स्थिति में अच्छा हो गया, अगर एक बार कोई सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त हो गया, तो वो अपने ही समाज के उस व्यक्ति के लिए वो चीज छोड़ दे जो अभी तक सामाजिक रूप से सक्षम नहीं हो चुका है, जो अभी तक सामाजिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाया है। अब इनसे जब कुछ होता नहीं है तो भी ये कहते हैं कि देख लीजिए, आप आज भी राष्ट्रपति के साथ छुआछूत होती है, आज भी देख लीजिए बड़े बड़े मंत्रियों के साथ होती है, आईएएस अधिकारियों के साथ होती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बड़े जो लोग हो गए आरक्षण से उनके साथ छुआछूत नहीं होती है? अब मैं इनसे सिर्फ एक सीधा सवाल है मेरा, मैं खुद दलित समाज से आता हूँ, खटिक समाज से आता हूँ, मेरा एक सीधा सवाल इनसे, क्या आरक्षण आपको सुरक्षा प्रदान करता है? अगर आरक्षण आपको छुआछूत के लिए सुरक्षा प्रदान करता है तो आप पहली मांग ये करिए कि एट्रोसिटी एक्ट इस देश में से खत्म हो जाए।
सुरक्षा प्रदान करने का काम नहीं करता है आरक्षण। आरक्षण आपको सिर्फ सशक्त करने का काम करता है, आपको संरक्षण प्रदान करता है कि आप अच्छी शिक्षा लें, आप अपना जीवन अच्छा बेहतर बनाएं, और अगर आपके साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, कोई राजपूत समाज का व्यक्ति, कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति आपकी कास्ट के आधार पे या और किसी आधार पर आपके साथ कुछ गलत करता है, छुआछूत करता है, तो उसके लिए आप एट्रोसिटी एक्ट का उपयोग करते हैं। आप समाज को मूर्ख बना रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आरक्षण हम इसलिए खत्म नहीं होने दे रहे आईएएस अधिकारियों का, नेताओं का, मंत्रियों का, क्योंकि उनके साथ छुआछूत होती है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम एट्रोसिटी एक्ट भी रखना चाहते हैं ताकि वो गरीबों के साथ कुछ छुआछूत हो तो वो उसकी आगे रहकर उससे लड़ सके। तो अब जब गरीबों के लिए एट्रोसिटी एक्ट है तो नेताओं के लिए एट्रोसिटी एक्ट नहीं है क्या? उनके लिए सिर्फ आरक्षण ही प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो दोहरा मापदंड है हमारे देश के दलित नेताओं का, ये लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी जातियां ऐसी समाज में जिनको अभी तक समूचा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है? देखिए, एक सबसे बड़ी जाति हम आदिवासियों में बात करें, आप देखिए केंद्र की जितनी भी एसटी की रिजर्व सीट होती है, चाहे वो रेलवे में हो या एसएससी में हो या कहीं पर भी हो, जितनी भी एसएससी की एसटी की जितनी भी सीट होती है यानी कि आदिवासियों की, उस पर आप एक लिस्ट निकाल के देखिए, आपको 100 में से 85 मीणा मिलेंगे। और ये मीणा सिर्फ एक ही प्रदेश से आते हैं, वो है राजस्थान से। तो राजस्थान में ही सिर्फ आदिवासी है क्या? क्या झारखंड में आदिवासी नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या अपने बिहार में नहीं है? क्या महाराष्ट्र में नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है? इन सब जगह भी आदिवासी है। लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं केंद्र की, उस पर जो एसटी की रिजर्व सीट है उस पर सिर्फ राजस्थान की मीणा है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने वहां पर गलत तरीके से खुद को एसटी के रिजर्वेशन में ऐड कर रखा है और वो बड़ी नौकरियों में फायदा लेते हैं। ये तो होगी आदिवासी रिजर्वेशन की बात। ये तो गलत तरीके से ऐड कर रखा है, तो गलत तरीके से कैसे ऐड कर लिया और अभी तक इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है बाकी जो आदिवासी समाज के लोग हैं? इसमें एक चीज हुई है, राजस्थान में जो मीणा समुदाय है वो राजपूत समाज की तरह ही वहां का पहले प्रतिनिधित्व करता था। उनके भी राज रजवाड़े होते थे। वो खुद को एक लड़ाकू कौम बताते हैं। मीणा समाज के लोग कहते हैं कि हम एक लड़ाकू कौम है, राजपूत समाज जैसे ही। और दूसरे होते हैं भील, जो मीणा लगाते हैं। एक मीणा और मीना, मीणा और मीना, ये आप समझिए ना, और एक न नल का ना। तो ये जो कंफ्यूजन था, इसकी वजह से कई मीणा समाज के जो उस समय के लोग हैं उन्होंने खुद को एसटी में रिजर्व करवा लिया और उसके बाद से लगातार वो एसटी में रिजर्वेशन ले रहे हैं। इसके एक बहुत बड़े उदाहरण है मेरे साथ। मेरे एक साथी है, राजस्थान की है, राम भजन जी मीणा, जो मीणा समुदाय से आते हैं और वो कहते हैं कि गलत तरीके से आरक्षण ले रखा है। और जो सरकारें हैं, राज्य सरकार राजस्थान की, वो इसलिए इनको नहीं कर रही बाहर क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है, राजनीतिक तौर पे भी और संख्या के तौर पर भी। अगर इनका कहीं से कहीं तक अगर एसटी से रिजर्वेशन में इनके साथ कोई छेड़खानी की गई तो ये प्रोटेस्ट करेंगे और इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिससे बहुत बड़ी हानि उस समय की राज्य सरकार को हो सकती है। तो इसलिए कोई भी राज्य सरकार राजस्थान की इस पर चेंज नहीं लाना चाह रही। जी, तो मैं चर्चा में राणा जी को लाना चाहूंगा। राणा जी, आप भी इस पे अपने विचार रख के बताएं कि क्या स्थिति है। धन्यवाद सचिन जी। सचिन जी, ये जो मुद्दा है ये आज का मुद्दा नहीं है। ये मांग जो है कोटा जो है, ये मांग 6वें दशक से है लगभग। और मैं आपको बता दूं कि 2000 में, सन 2000 में आंध्र प्रदेश ने ये वर्गीकरण कर दिया था। ऐसा नहीं है कि ये आज की आवाज है, आज की मांग है कोई, और पहले कभी नहीं हुआ। ये वर्गीकरण तो आंध्र प्रदेश ने 2000 में ही कर दिया था। लेकिन 2004 में क्या होता है, 5 जजों की बेंच इसे खारिज कर देती है और उनको ये लगता है कि एससी में कोई भी बंटवारा नहीं होना चाहिए, एससी एसटी में। लेकिन ये मांग लगातार उठती रही। पंजाब में ये मांग उठी, कर्नाटका में ये मांग उठी। आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये मामला क्या है असल में। आपने कभी रेल के डब्बे में, जनरल में अगर आपने सफर किया हो तो आप समझेंगे ये बात को, स्थिति को, कि बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति अंदर जाना चाहता है और जैसे ही वो अंदर बैठ जाता है फिर वो बाहर वाले व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना चाहता। उसकी मंशा ये रहती है कि मैं ही इसमें बैठूं। यही हालत ये है लगभग कि जो आरक्षण पा चुके हैं लोग, वो ये नहीं चाहते कि अन्यथा जो लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो भी इसी में आए और हमारे हिस्से को बंटवारा करके ले जाएं। तो ये स्थिति इन लोगों की हो गई है जो आरक्षण का पीढ़ी दर लाभ उठा रहे हैं। और दूसरी जो अन्य जातियां हैं, जिन जातियों का प्रतिनिधित्व छोड़िए, उन लोगों को अभी तक नौकरियों में ये नहीं पता कि नौकरी भी होती है। उन लोगों को ये शिक्षा तक नहीं दी गई है, नौकरी तो छोड़िए, शिक्षा तक नहीं पहुंच पाए वो लोग, तो रोजगार तक कब पहुंच पाएंगे। इनकी हालत ये है, बद से बदतर है। इन लोगों को अच्छा, ऐसा नहीं कि दलित ठेकेदारों को पता नहीं है ये बात, जो दलितों के जो ठेकेदार बने हुए हैं। अच्छा, एक बात है, अभी विक्रम ने एक बात बहुत अच्छी कही कि एक ही जाति के लोग क्यों इस बात को उठा रहे। बहुत सच्ची बात है, एक ही जाति के, और ऐसा ही ओबीसी में भी है। ऐसा नहीं कि ये एससी नहीं, ओबीसी में ही कुछ जातियों के लोग
ठेकेदार बने हुए हैं। ओबीसी में भी हालत लगभग यही है, लेकिन वहां पर एक क्रीमी लेयर लगा दी गई। ये स्थिति तो ईडब्ल्यूएस में भी है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण दिया गया है उसमें भी मैक्सिमम जॉब्स जो है वो ब्राह्मणों के खाते में चली जाती हैं, और वैश्य समाज तो ज्यादा आता भी नहीं है, बिजनेस करते हैं, और राजपूतों को कुछ नहीं मिल पाता है, तो वहां पर भी तो सुधार क्या हो सकता है? मैं आपसे सहमत हूं, इसके लिए भी बहुत काम हो रहा है। राजस्थान और गुजरात में जो शर्तें भूखंड वाली है वो हटा दी गई है, और अगर पूरे देश में इस तरह का सरलीकरण करके ईडब्ल्यूएस का प्रॉपर, एक्चुअली ईडब्ल्यूएस दे तो दिया गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस का सही सरलीकरण, सही उसको जामा नहीं पहनाया गया, उसमें बड़ी विकृतियां हैं। ईडब्ल्यूएस का जो अभ्यर्थी है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, खासकर जो जमीन पर आधारित लोग हैं। जो भूखंड की शर्त है वो बिल्कुल ही गलत शर्त है। उसके आधार पर आप देखेंगे आज जमीनों में क्या होता है और किसके हिस्से में कितनी जमीनें आ रही हैं। और खासकर जैसे आके आपने कहा कि राजपूतों की बात में अगर मैं करूं तो राजपूतों पे जमीनें तो हैं, लेकिन स्थिति इतनी बद से बदतर है कि उनको भरण पोषण की भी दिक्कत आ रही है। अभी आज ही की खबर है, एक सवर्ण बच्ची ने, एक राजपूत बच्ची ने अपने आप को फांसी लगा करके इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसको फीस देने में वो जो है असमर्थ थी। और वहीं आज योगी सरकार का आज का फैसला ये है कि दलित बच्चों को वजीफा जो है, यानी जो स्कॉलरशिप, जो ट्यूशन फीस है, सॉरी ट्यूशन फीस उनको देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो दोहरे मापदंड हैं ये कब तक चलेंगे? हमारी मांग ये नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सवर्ण को इस आरक्षण में क्लासिफिकेशन जो SC/ST में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें अगर मिलता है तो, न मिलता है तो सवर्ण को कोई फायदा नहीं है। इसमें तो उन्हीं लोगों का जो वर्गीकरण इन्हीं लोगों के लिए है, इन्हीं लोगों का फायदा है। लेकिन जब हम एक आरक्षण पर समग्र बात करते हैं, समग्र चर्चा करते हैं, तो एक चीज निकल के आती है जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कही है। गवई साहब जो है इसी उसको वर्ग को बिलोंग करते हैं, और उन्होंने ये बात कही है कि गवई साहब का आपने उदाहरण दिया, तो इस पे कहा जा रहा है कि वो जो बेंच है उसमें सारे ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ हैं, और एक दलित को ये फैसला सुनाने के लिए आगे कर दिया गया है जानबूझकर। नहीं, ये लोग उन लोगों की चर्चा है जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का कहना है। वरना तो एक जो ब्राह्मण है, एक जो बेला त्रिवेदी है, वो तो ब्राह्मण है, वो तो विरोध में है, वो तो इनके साथ है, उसको खुश करने वो लोग। ये तो कोई बात ही नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना इन लोगों की आदत हो गई है। इन लोगों को लगता है कि अगर किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को हम घेर लेते हैं, तो जैसे पिछली बार इन्होंने, अभी आप सोचिए, इन लोगों की मानसिकता सोचिए, जो विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, वो 2 अप्रैल की हिंसा को उदाहरण बता करके धमकी दे रहे हैं। आप क्या सोच सकते हैं कि ऐसी, मतलब क्या आपने तालिबान आपने समझ रखा है कि इस तरह की धमकियों से देश डरेगा, संविधान डरेगा, कोर्ट डरेगा? अच्छा, एक बात बताइए, एक तरफ ये संविधान के सबसे बड़े रक्षक है, सबसे बड़े संविधान, इन्होंने अभी संसद से लेकर के सड़कों तक संविधान 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 चिल्लाया। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोर्ट जो है संवैधानिक संस्था नहीं है क्या? क्या कोर्ट पे इनका विश्वास नहीं रह गया? तो फिर कोर्ट की बात क्यों नहीं मानते लोग? विक्रम जी से पूछना चाहूंगा कि कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, क्या आपको लगता है संसद में ये टिक पाएगा? क्योंकि सरकार तो कुछ भी नहीं बोल रही है, और सरकार के जो घटक दल हैं, अनुप्रिया पटेल है, चिराग पासवान है, अठावले है, और बल्कि मायावती और चंद्रशेखर जो सरकार में तो नहीं है पर बड़े अब नेता बन चुके हैं, तो वो भी दबाव बना रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये संसद में टिक पाएगा? देखिए, मैंने इसी विषय पे मेरी एक मीटिंग थी जिसपे मैंने बहुत बड़े बड़े लोग थे, RSS के भी लोग थे, बीजेपी के भी लोग थे, और जितने भी समाज के लोग थे। इस फैसले के एक दिन बाद ही मीटिंग थी, उसमें मैंने कहा था और ऑन रिकॉर्ड कहा था, बीजेपी के सारे लोग थे, RSS के भी लोग थे, और मैं अभी आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ये 101% लागू नहीं होगा। कोई भी राज्य सरकार इसको नहीं लागू करेगी, और अगर करेगी तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उनको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो दलित नेता है उन्होंने समाज को एक इतना बड़ा गुमराह बना के रख रखा है कि वो उनको ही अपना नेता मानते हैं और उनको अपना सर्वस्व मांगते हैं। और वो अगर उनसे बोलते कि 21 अगस्त को भारत बंद है, तुमको आना है, तो बिना सोचे समझे इस चीज में हामी भी भरेंगे और आ भी जाएंगे। तो कोई भी राज्य सरकार एक इतना बड़ा वोट बैंक अपना नहीं खोना चाहिए। ये बताया ही नहीं जाएगा, विक्रम रोक रहा हूं मैं, उनको ये बताया ही नहीं जाएगा कि फैसला क्या है। उनको तो सिर्फ एक बात बताई जाएगी कि आपका आरक्षण खत्म होने वाला है। ये डर दिखाया जाता है, मतलब सबसे समाज को सबसे बड़ी चीज
जिन जातियों को समाज इसका लाभ नहीं जी मिल रहा है, एससी समाज में या एसटी में भी आप कह रहे हैं कि राजस्थान में मीणा है, पर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वहां के लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं इस बात को लेके कि हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है? हमारे देश में चाहे वो मीणा हो, चाहे मेघवाल समाज के लोग हो, इनका आपने बोला कि संख्या ज्यादा है, और संख्या ज्यादा के साथ साथ ये सारे जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं एक स्वयं घोषित दलित नेता, आदिवासी नेता बन के बैठे हैं। आप देखिए ट्विटर पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हंसराज नहीं, मीणा हो गए। लेकिन आदिवासियों में ऐसा नहीं है। आदिवासी नेताओं की बात करेंगे तो झारखंड में शिबू सोरेन है, छत्तीसगढ़ में भी अपने अजीत जोगी रहे, अरविंद नेताम रहे, बहुत सारे नेता हैं जो कि मीणा नहीं है पर बड़े आदिवासी नेता रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने आदिवासियों की बात कही तो मैं इस पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कुछ समय पहले राजस्थान में एक प्रोटेस्ट हुआ था आदिवासियों का, जिसमें उन्होंने मांग की कि हमें भील प्रदेश चाहिए। अब इस प्रदेश के आंदोलन में जितने भी नेता थे, वो उसमें से आप मान के चलिए जो बड़ा उसकी अगुवाई कर रहे थे वो मीणा समाज के लोग थे, और एक आदिवासी पार्टी है, आदिवासी समाज बाप है ना, मतलब भारतीय आदिवासी पार्टी, उसके एक सांसद और 3 विधायकों ने मिलकर पूरे इस जो चैनल को चलाया था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर पूरे भारत में भयंकर प्रोटेस्ट करना पड़े तो हम उस चीज के लिए तैयार हैं। और तो उनकी जो मांग, ये जो पार्टी के नेता हैं वो भी मीणा समाज से हैं क्या? इसमें एक शायद मीणा समाज से है, एक विधायक है कोई मीणा समाज से, बाकी तो अभी जो सांसद बने राजकुमार राउत, शायद उनका राजकुमार राव तो मीणा समाज से नहीं है, लेकिन एक नहीं है। 2 सांसद राजस्थान से है, एक सांसद मध्य प्रदेश से। कमलेश डोडियार जो है वो रतलाम के पास सेलाना विधानसभा है, वहां से विधायक है। इसके अलावा जो 2 विधायक है वो राजस्थान से, उनका नाम मैं भी भूल रहा हूँ, नाम स्लिप कर गया मैं। कहीं ना कहीं जो मीणा समाज है वो इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आदिवासियों तक गलत जानकारी पहुंचा रहा है। यानी कि फ्रंट लाइन के जो आदिवासी और दलित समाज के लोग हैं वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद का रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करने के लिए समाज से एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और समाज भी इतना बड़ा मूर्ख बना हुआ है कि इनको ही अपना सबसे बड़ा हितैषी मान रहा है। उनको ये समझ में नहीं आ रही है, जब भी क्रीमिलियर की बात आएगी रिजर्वेशन में ये मना कर देंगे, भारत बनने की बात करेंगे, कहेंगे कि आपका आरक्षण खत्म किया जा रहा है। जब भी कोटे के अंदर कोटा लगाने की बात की जाएगी ये कहेंगे कि नहीं आपका आरक्षण खत्म किया जा रहा है। मतलब समाज को एक तरीके से डर दिखाओ और अपने आप को सेफ रखो, ये एक बहुत अच्छी चीज है, कई सालों से करते आ रहे हैं। अब दूसरी चीज आप देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि जितने भी गरीब हैं वो सब आदिवासी और दलित समाज से आते हैं और बहुजन समाज से आते हैं। सारे गरीब बहुजन समाज से आते हैं, ब्राह्मणों के पास तो ये है, राजपूतों के पास तो ये है, सवर्णों के पास तो ये है, लेकिन जो गरीब है वो सब के सब SC ST OBC से आते हैं। जब SC ST OBC से गरीब आते हैं तो आपको तो आगे आकर ये कहना चाहिए कि आरक्षण का आर्थिक आधार कर दो। मान लीजिए अगर 99% गरीब जो है वो SC ST OBC में है, तो अगर आरक्षण आर्थिक आधार पे भी होता है तो 99% दलितों आदिवासियों को फायदा होगा। आप उस चीज की मांग भी नहीं करते। न तो आरक्षण का आर्थिक आधार होने देना है, न आरक्षण में क्रीमिलियर लागू होने देना है, न ही आरक्षण में कोटा लागू होने देना है। तो फिर जो गरीब दलित है उनका फायदा होगा कैसे, उन तक आरक्षण पहुंचेगा कैसे? तो जब कुछ भी बात निकल कर आती है तो कहते हैं कि नहीं हम जनसंख्या की बात करेंगे, हम जाति जनगणना की बात करेंगे, जाति जनगणना की बात करेंगे। जाति जनगणना करके भी सिर्फ और ये सिर्फ खुद का फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इनको ये पता चलेगा कि हमारा वोट बैंक कहां पर जाता है, कहां पर कम है, कहां पर किस तरीके से प्लानिंग करना है चुनाव की, कहां पर किस तरीके से नहीं करना, इसलिए जाति जनगणना की मांग हो रही है, और इससे भी दलितों का फायदा नहीं होगा। अभी तक SC समाज की मैं बात कर रहा हूं, उसमें कौन कौन सी जातियां जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है? देखिए सबसे बड़ी समाज, जो सबसे बड़ी वाकई में जिसको आज के समय में आरक्षण नहीं मिला है, वो वाल्मीकि समाज है। वाल्मीकि समाज आज दिन तक बड़ी नौकरियों में नहीं आ पाई। क्या वजह है इसकी? मतलब न के बराबर जी खटीक समाज, खटीक समाज का, मैं स्वयं खटीक समाज से हूं, लेकिन ये कहूंगा कि वो वाल्मीकि समाज से तो कहीं बेहतर स्थिति में है। वाल्मीकि समाज से कहीं बेहतर स्थिति में है आज के समय में खटीक समाज। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मेघवाल समाज के लोग हैं उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ वाल्मीकि समाज से बेहतर। अगर कोई जरूरतमंद वाकई में कोई नीडी है कास्ट तो वो है वाल्मीकि समाज। ओके, तो राणा जी आपको क्या लगता है इस बिल का क्या भविष्य होगा, इस डिसीजन का? सॉरी सचिन जी, आपने अभी देखा होगा अभी लोकसभा चुनाव निकल करके गए हैं। लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा एक तरह से इस तरह से हावी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया, क्योंकि विपक्ष के जितने भी नेता थे उन सब ने एक चीज दिखाई, एक चीज दर्शाई कि ये लोग आरक्षण खत्म करने वाले हैं। और ये बहुत मतलब आरक्षण पर इतना बड़ा झूठ बोला गया, और जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला। मैं भारतीय जनता पार्टी के कहीं पर भी इस तरह के मैंने कोई बयान नहीं सुने कि वो आरक्षण को खत्म करने वाले हैं। इवन भारतीय जनता पार्टी ने तो दलित एक्ट में जहां पर
21 धाराओं में इसको गिना जाता था, वो 25 जोड़ करके 47 वाला बना दिया। और भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर भी 18A बना था। तो मैं तो ये कहीं पर और कई बार ये इनके बड़े बड़े नेता जितने भी हैं वो सब कसमें खाते हैं कि हम आरक्षण नहीं खत्म, क्योंकि एक बार इन्होंने बिहार में भागवत जी ने बोल दिया था, उसका खामियाजा ये भुगत चुके हैं। तो ये तो इन लोगों का एक हथियार के बाद से ये माना जा रहा है कि संघ का हिडन एजेंडा जो है वो आरक्षण खत्म करने का है। नहीं, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। अभी अभी जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो 3-4 चीजें निकल के आई बड़ी खास। अनुप्रिया पटेल जी जो है भारतीय जनता पार्टी की अपने घटक दल है और उनकी लाइन हमेशा आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी से अलग थलग ही रहती है। आपने देखा अभी उन्होंने एक नया चीज निकाल दिया कि जो आउटसोर्सिंग होती है ये कैंसर है और इसको बंद किया जाए। उनका कहना इसके पीछे क्या है, उनका कहना ये है कि आउटसोर्सिंग अगर होगी तो इसमें आरक्षण तो लेंगे नहीं, वो प्राइवेट हो जाएगा। और प्राइवेट हो जाएगा तो जो दलित वंचितों के लिए ये खतरनाक साबित होगा, खासकर इनके लोगों के लिए। अगर कभी जिस तरह से ये जो आज फैसला सुप्रीम कोर्ट का SC/ST के लिए है, यदि कल जस्टिस रोहिणी का आयोग का जो रिपोर्ट अगर कल लग जाती है तो सबसे पहले इनकी जो जातियां हैं ना दोनों तीनों की जो चिल्ला रहे हैं सबसे ज्यादा, ये बाहर होने वाली हैं और इसका डर इनको सता रहा है, इसीलिए नई नई बातें ये कर रहे हैं। विक्रम जी, ये लोग कहते हैं कि ये जो क्रीमी लेयर की बात की जा रही है या कोटा विद इन कोटा की बात की जा रही है, ये एक्चुअली एक साजिश है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। बाद में कहा जाएगा जो क्रीमी लेयर की जातियां तो सक्षम हो गई हैं, उन्हें निकाल दिया जाएगा और इस तरीके से धीरे धीरे आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा योजनाबद्ध तरीके से। इस पे क्या कहेंगे? हमारे देश में एक बहुत अच्छी पहले चीज थी, मतलब गर्भपात में क्या है, बच्चा है बच्ची, इसकी पहले जांच करवाया जाती थी, लेकिन एक तरीके से ये गैर कानूनी हो गया। अब आप जांच नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि अगर लड़की हुई तो पहले लड़कियों के विरोध में लोग थे, तो इसलिए लड़कियों की गर्भ के अंदर ही हत्या कर दी जाती थी। तो ये जो नेता है ये उसी तरीके का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। मतलब भविष्य के गर्दन में क्या है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ अगर समाज को डराना है, समाज को भयभीत करना है, समाज को उकसाना है, तो उनको किसी भी तरीके से हमारे प्रोटेक्ट में खड़ा करना होगा। और उसके लिए सबसे बढ़िया साजिश ये है कि उनको भविष्य का डर दिखाया जाए। तो भविष्य का डर क्या है कि आपसे आपका आरक्षण छीना जा रहा है, ये आरक्षण छीनने की पहली सीढ़ी है, ये आरक्षण समाप्त करने की पहली पगडंडी है। मतलब इस तरीके से समाज को डराया जा रहा है और सिर्फ घुमा फिरा के उनको आरक्षण पे लाया जा रहा है। उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि आरक्षण जो समाप्त होने की बात कही जा रही है ये हमारी कही जा रही है। मुझे एक बात बताइए, मैं बार बार पूछता हूँ, अगर SC वर्ग के अंदर क्रिमिनल लगता है तो उसमें मेरे परिवार से हो या किसी भी कास्ट से हो या मेरी कास्ट से हो, अगर कोई व्यक्ति IAS है तो उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसमें क्या गलत है? IAS अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता है, अच्छी कोचिंग की फीस दे सकता है, अच्छी सोसाइटी दे सकता है, अच्छा घर दे सकता है, अच्छी सारी सुख सुविधाएं दे सकता है। जो नाली साफ करने वाले का बेटा है, जो चपरासी का बेटा है, जो गांव में देहाती करता है, मजदूरी करता है, जो स्वयं के साधनों से स्टडी करता है, जो अच्छी कोचिंग की फीस नहीं दे पाता है, जो स्वयं रात रात जग के मेहनत करता है, वो उस बच्चे का कंपेयर अगर IAS के बच्चे से कराया जाएगा तो किसी कीमत पर नहीं, आरक्षण 50 साल और रहेगा तब भी उसको फायदा नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि IAS के बच्चे के पास अच्छी सुख सुविधाएं हैं। अगर आपको वाकई में नीडी कास्ट को, नीडी समाज के लोगों को अगर वाकई में आपको समाज को आरक्षण का फायदा भिजवाना है, आरक्षण को से आगे बढ़ाना है, तो आपको SC में या ST में क्रिमिनल लगाना जरूरी है, लगाना पड़ेगा। जी तो एक बात और थोड़ा सा जोड़ दूं उसमें, बात रह जाएगी। असल में जो लोग ये इसको बंद बुला करके या इसका जो विरोध कर रहे हैं या आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, इनमें वाल्मीकि समाज का 1% भी सहयोग नहीं है इनके साथ में। इवन इसके विरोध में है वो लोग कि ये बंद न बुलाया जाए। उन लोगों को खुशी है कि इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, बड़े दिनों बाद हमारी सुध आई है। तो कुल मिलाकर तो बात यह है कि अब आरक्षण में भी विसंगतियां हैं, ये बात उठने लगी है, चर्चा होने लगी है और इसका आगे मतलब इसका विरोध भी होने लगा है। और आरक्षण की जो अभी क्रीमी लेयर की बात है वो बिल्कुल बांग्लादेश जैसी ही है, क्योंकि वहां पर भी कई पीढ़ियों से फ्रीडम फाइटर के बच्चे ही लाभ उठा रहे थे और आम जनता को लाभ नहीं मिल रहा था। ऐसा ही अब भारत में भी हो रहा है कि जो जातियां सक्षम हो गई हैं, जिनके लोग सक्षम हो गए, उन्हीं के बच्चे ही लाभ उठा रहे हैं। जी, चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी चर्चा रही और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।